इंसान किस घराने में और किन हालत में पैदा होगा ये उसके हाथ में नहीं होता। अगर जन्म लेना हमारी मर्जी से होता तो शायद मैं कभी ऐसी पहचान के साथ पैदा होना पसंद नहीं करती। मेरी माँ नजमा बेगम थी। समाज उसे एक ऐसी औरत के नाम से जानता था जिसके अतीत को लोग इज्जत से नहीं बल्कि गलत नज़रों से देखते थे। मगर मेरे लिए वह सिर्फ मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे हर बुराई से दूर रखने की कोशिश की थी। मगर एक दिन वही अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तुम नजमा बेगम की बेटी हो ना? ये शब्द सुनते ही जैसी मेरी सांसें थम गई हो। मैंने पलट कर देखा तो सामने करीब 24 साल का एक हैंडसम लड़का खड़ा था। उसकी निगाहें मुझे ऐसे कर रही थी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और इनकार में सिर हिला दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं पहचानने में गलती नहीं करता। नजमा बेगम को कौन नहीं जानता? वह अपने दौर में बेहद मशहूर थी और तुम बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हो। मुझे उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने सख्ती से कहा, मैं किसी नजमा बेगम को नहीं जानती। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, ताऊ जी वहां आ गए। उन्होंने उस लड़के को देखते ही कहा, फरहान तुम यहाँ कब आए? ये सुनकर मुझे पता चला कि वह ताऊ जी का छोटा बेटा फरहान था। फरहान ने ताऊ जी को सलाम किया और बताया कि कॉलेज की छुट्टियां हुई हैं, इसलिए वह कुछ समय घर पर रहने आया है। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा, बाबा ये लड़की कौन है? ताऊ जी ने कहा, अरे ये तुम्हारे मरहूम चाचा की बेटी शायरा है। तुम्हारे चाचा ने मरने से पहले इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर छोड़ दी थी। इसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब ये हमारे साथ ही रहेगी। फरहान कुछ पल मुझे देखता रहा। फिर उसने पूछा, चाची कौन थी? इस सवाल से मेरे अंदर जैसे तूफान उठ गया। मुझे डर था कि कहीं वह मेरी माँ का नाम न ले दें। ताऊ जी ने कहा कि जब सायरा अपने पिता के साथ यहाँ आई थी तब उसके पिता ने बताया था कि उसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने कभी उसके अतीत की कोई बात नहीं बताई थी। अब सायरा हमारी जिम्मेदारी है और कुछ समय बाद हम उसके लिए अच्छा रिश्ता भी देखेंगे। ताऊ जी की बात सुनकर मैं थोड़ा संभली। उन्होंने फरहान से आराम करने को कहा और मुझे उसके लिए खाना तैयार करने को कहा। मैं किसी तरह खाना तैयार करके उसके सामने रखाई, लेकिन खुद खाने की मेज पर नहीं बैठी। मैं फरहान का सामना नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने समझा ताऊ जी होंगे, लेकिन बाहर आरिफ खड़ा था। आरिफ फरहान का बड़ा भाई था और मेरे पिता की मौत के बाद इस घर में वही मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था। उसने पूछा, सायरा तुम खाना खाने क्यों नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। फिर बोला, अगर कुछ और खाने का मन है तो बताओ, मैं लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। इस घर में अगर किसी के व्यवहार में मेरे लिए सच्ची चिंता थी तो वह आरिफ ही था। उसने मुझे समझाते हुए कहा कि अपने खोए हुए रिश्तों को याद करके खुद को तकलीफ मत दिया करो। जिंदगी में कुछ रिश्ते चले जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला उनकी जगह दूसरे रिश्ते दे देता है। नज़र उठाकर देखो, तुम्हारे चाहने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं। उसकी बात सुनकर मैंने नज़र उठाई तो कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो मुझे बिना मेरे अतीत को जाने स्वीकार कर सकता है। मगर अगले ही पल मुझे डर ने घेर लिया। अगर आरिफ को मेरी माँ के बारे में पता चल गया तो क्या वह मुझे छोड़ देगा? मैंने कुछ नहीं कहा। आरिफ ने कहा, अगले दिन वह छुट्टी करेगा और हम दोनों भाई मिलकर मुझे कहीं घुमाने ले जाएंगे। उसके जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करके लेट गई। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई। इस बार सामने फरहान था। उसने कहा, आप खाना खाने क्यों नहीं आई? मुझे लगता है अब मैं आपको देखे बिना नहीं रह पाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं सहज हो गई। मैंने कहा, मुझे आराम करना है। वह पीछे हटने के बजाय मेरे कमरे में आ गया और धीमी आवाज में बोला, आपने अपने बारे में सब कुछ छिपा कर रखा है, मगर मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप नज़मा बेगम की बेटी हैं। मैं तुम्हारी माँ को पहचानता हूँ। उसके शब्द ने मेरे पुराने जख्म को फिर खोल दिया। मैंने गुस्से में कहा, मेरी माँ चाहे जो रही हो, लेकिन मैं उसका अतीत नहीं हूँ। मेरा उससे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके आधार पर तुम मुझे जज कर सको। फरहान हंसकर बोला, तुम्हें लगता है लोग तुम्हें तुम्हारी माँ के नाम से अलग देखेंगे? तुम्हारा चेहरा तो सब बता देता है। मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरी माँ का नाम पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल उठाने का अधिकार मिल गया। मेरी बात पर वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखते हैं कब तक तुम इस घर में अपनी पहचान छिपाकर रहती हो। ये कहकर वह चला गया। उसके जाने के बाद मैं देर तक रोती रही। मुझे अपने पिता की याद आने लगी। उन्होंने मरने से पहले मुझसे कहा था कि मैं अपने अतीत को लेकर कभी किसी के सामने शर्मिंदा न हूँ। उन्होंने कहा था कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, जन्म से नहीं। मगर दुनिया इतनी आसानी से ये बात मानने वाली नहीं थी। मेरी माँ नज़मा बेगम का अतीत बहुत दर्दनाक था। वह अपनी मर्जी से उस जिंदगी में नहीं गई थी। कम उम्र में उसे ऐसे लोगों के हाथों सौंप दिया गया था जिन्होंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। बाद में मेरे पिता को उससे मोहब्बत हो गई और उन्होंने समाज की परवाह किए बिना उससे शादी कर ली। मेरे पिता ने माँ से वादा किया था कि वह उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। माँ ने भी उन्हें भरोसा दिया था कि वे पुराने जीवन में वापस नहीं जाएंगे। कई सालों तक दोनों ने सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। फिर मेरे पिता को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इलाज के लिए कुछ बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे। हालात इतने ख़राब हो गए कि माँ को मजबूरी में फिर उन्हीं महफिलों में जाना पड़ा जहाँ से मेरे पिता उन्हें दूर लेकर आए थे।
वह किसी खुशी के लिए नहीं बल्कि मेरे पिता की ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ जाते थे। मेरे पिता हर बार खुद को दोषी समझते और रोते थे कि उनकी बीमारी की वजह से नजमा बेगम को फिर वही सब सहना पड़ रहा है। मगर माँ कहती थी कि अगर उनके सामने दो रास्ते हों तो वह अपने पति की ज़िंदगी बचाने वाला रास्ता ही चुनेंगी। वह महफिलों में सिर्फ अपनी मजबूरी के कारण जाती रही। एक रात वहाँ एक आदमी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। माँ ने विरोध किया, लेकिन हालत उसके खिलाफ थे। सुबह वह इस दुनिया में नहीं थी। जब मेरे पिता को यह खबर मिली तो वह टूट गई। उन्होंने कहा था कि नजमा बेगम ने मरते दम तक अपना वादा निभाया। माँ की मौत के बाद पिता मुझे लेकर शहर छोड़कर ताऊ जी के पास आ गए। वे जानते थे कि उनकी बीमारी अब ज़्यादा समय उन्हें नहीं देने वाली, इसलिए उन्होंने मुझे ताऊ जी की जिम्मेदारी में सौंप दिया और मेरी माँ के अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। उनका मकसद सिर्फ मुझे एक सामान्य ज़िंदगी देना था। कुछ ही समय बाद पिता भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई, लेकिन ताऊजी ने मुझे अपने घर में जगह दे दी। मुझे लगता था कि शायद अब ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, मगर फरहान का आना मेरे लिए फिर से डर का कारण बन गया था। आने वाले दिनों में मैंने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया। मैं कोशिश करती कि फरहान से ज़्यादा सामना न हो। आरिफ ने मेरे बदलते व्यवहार को महसूस कर लिया था। वह अक्सर पूछता कि मैं परेशान क्यों हूँ, लेकिन मैं हर बार तबीयत का बहाना बना देती। एक दिन ताऊजी और आरिफ किसी शादी में गए हुए थे। ताई जी अपने कमरे में आराम कर रही थी और मैं अपने कमरे में थी। अचानक फरहान ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने घबराई आवाज़ में कहा कि अम्मी की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। मैं घबराकर बाहर आई, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, फरहान ने मुझे रोककर कहा कि वह सिर्फ मुझे बाहर बुलाने के लिए ये बहाना कर रहा था। मैंने तुरंत उससे दूर होकर कहा कि वह यहाँ से चला जाए। फरहान ने मेरी मजबूरी और मेरे अतीत को हथियार बनाकर मुझे डराने की कोशिश की। कि उसने कहा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह पूरे घर को मेरी असल पहचान बता देगा। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मेरी माँ का अतीत मेरी गलती नहीं है और तुम मुझे धमकाकर अपनी बात नहीं मनवा सकते। वह मेरी तरफ बढ़ा और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। तभी बाहर से कदमों की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। सामने आरिफ खड़ा था। उसने फरहान को मुझसे दूर किया और गुस्से में पूछा कि वह मेरे कमरे में क्या कर रहा है। फरहान ने खुद को बचाने के लिए उल्टा मेरे चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और कहा कि मैं नजमा बेगम की बेटी हूँ, इसलिए इस घर की इज्जत के लायक नहीं हूँ। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले आरिफ ने उसे रोक दिया। उसने कहा किसी इंसान को उसके जन्म और उसके माँ बाप के अतीत से नहीं आंका जाता। शायरा ने इस घर में रहते हुए कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे हमें उस पर शक हो। असली समस्या तुम्हारी सोच है। फरहान पहली बार चुप हो गया। तभी ताऊजी भी वहां आ गए। आरिफ ने उनके सामने सारी बात रख दी। ताऊजी ने फरहान को सख्ती से कहा कि वह तुरंत अपना सामान बांधे और वापस हॉस्टल जाए। उन्होंने कहा कि सायरा इस घर की बेटी है और उसकी इज्जत पर सवाल उठाने वाले की इस घर में कोई जगह नहीं है। फिर ताऊजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी तुम्हें किसी बात की सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ का अतीत तुम्हारा अपराध नहीं है। फरहान के हॉस्टल जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो, मगर मेरे दिल में अब भी एक सवाल था कि आरिफ और ताऊजी मेरी माँ के बारे में कितना जानते हैं, और अगर वह सब जानते हैं तो उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं। एक शाम मैं रसोई में काम कर रही थी। तभी आरिफ वहाँ आया और कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखता रहा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वह मुस्कुराकर बोला कुछ नहीं, बस तुम्हें देखकर यह सोच रहा था कि तुम हर वक्त अपने बारे में इतना कम क्यों सोचते हो। मैंने नज़रें झुका ली और कहा क्योंकि मेरा अतीत मेरा साथ हमेशा चलता है। आरिफ ने कहा अतीत किसी इंसान की पूरी पहचान नहीं होता। इंसान अपने आज और अपने फैसलों से पहचाना जाता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछा आरिफ, अगर तुम्हें मेरी माँ के बारे में सब कुछ पता है हो तो क्या तुम फिर भी मुझे उसी तरह बात करोगे। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला मुझे तुम्हारी माँ के बारे में जितना जानना जरूरी था उतना बाबा ने मुझे बताया था, लेकिन हमने कभी तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी दूसरों की सोच का बोझ उठाए। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा तो तुम्हें पहले से सब पता था। आरिफ ने कहा हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें अपने अतीत की सफाई देने की जरूरत है। तुमने इस घर में जिस तरह से खुद को रखा है उससे हमें तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे संस्कार दोनों दिखाई देते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकी। मेरे लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि जिन बातों से मैं पूरी ज़िंदगी डरती रही उन बातों ने आरिफ के दिल में मेरे लिए कोई नफरत पैदा ही नहीं की थी। उसी रात ताऊजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा बेटी मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने जाते वक्त सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे नहीं दी थी, उन्होंने मुझसे यह भी कहा था कि अगर कभी तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो तुम्हें तुम्हारे अतीत के साथ स्वीकार कर सके तो तुम्हें उसके रास्ते में दीवार नहीं बनना चाहिए। मैंने पूछा ताऊ जी आप किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा आरिफ की। मैं अचानक खामोश हो गई। ताऊ जी ने कहा हम दोनों ने महसूस किया है कि आरिफ तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे लिए उसके दिल में सच्ची इज्जत है। अगर तुम्हारी मर्जी हो
तो हम तुम दोनों का रिश्ता तय कर सकते हैं। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि जिस बात से मैं हमेशा भागती रही थी वही बात आज मेरे सामने खूबसूरत संभावना बनकर खड़ी थी। मुझे आरिफ पसंद था, मगर मैं अपने मन की बात कहने से डरती थी। मैंने ताऊजी से कहा, अगर मेरी माँ की वजह से बाद में आरिफ को पछतावा हुआ तो? उन्होंने कहा, बेटी, जो इंसान तुम्हारे अतीत को समझकर तुम्हें स्वीकार करे वह पछतावे से नहीं बल्कि तुम्हारे साथ से रिश्ता बनाएगा। फिर उन्होंने मेरी मर्जी पूछी। मैंने सिर झुकाकर अपनी सहमति दे दी। ताऊजी के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। मेरे मन में डर भी था और एक अजीब सी खुशी भी। अगले दिन आरिफ मेरे कमरे के बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, तो आखिरकार मुझे जवाब मिल ही गया। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सा जवाब? वह बोला, वही जो बाबा ने कल तुमसे पूछा था। मैंने नज़रें झुका ली। आरिफ ने कहा, सायरा, मैं तुम्हें कभी किसी मजबूरी में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैंने धीरे से कहा, आरिफ, ऐसी बात नहीं है। वह मेरे पास बैठ गया और बोला, फिर मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हो? मैंने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा और कहा, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल न हो जाए। आरिफ मुस्कुराया और बोला, मेरी ज़िंदगी मुश्किल तब होती जब मैं तुम्हें खो देता। तुम्हारा अतीत मेरे लिए कोई सज़ा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक नया भविष्य बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें दिल से चाहती हूँ, मगर मुझे हमेशा डर रहा है कि कहीं लोग तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहकर मुझसे दूर न कर दे। आरिफ ने कहा, लोगों का काम बोलना है और हमारा काम अपनी ज़िंदगी जीना है। उसके बाद घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। ताई जी की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैं उनका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। ताई जी अक्सर मेरा हाथ पकड़ कर कहती, सायरा, तुमने इस घर को घर जैसा बना दिया है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आता था। मुझे लगता था कि जिस घर में आने से पहले मैं खुद को बोझ समझती थी, उसी घर में आज मुझे बेटे की तरह अपनाया जा रहा था। शादी सादगी से करने का फैसला हुआ, क्योंकि ताऊजी चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी में दिखावे से ज़्यादा सुकून हो। आखिर वह दिन भी आ गया जब मैं आरिफ की दुल्हन बनकर उसी घर में के एक कमरे से दूसरे कमरे तक गई, जहाँ कुछ समय पहले मैं खुद को अकेला समझती थी। कमरे में फूलों की हल्की खुशबू थी और आरिफ मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मेरे पास आकर मेरा घूंघट हटाया और कुछ पल तक मुझे देखता रहा। फिर बोला, सायरा, आज भी अगर तुम्हारे मन में कोई डर है तो मुझे बता दो। हमारे रिश्ते में किसी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही इंसान पर भरोसा किया है। आरिफ ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, फिर आज से तुम्हारा हर डर मेरा है और तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और पहली बार महसूस किया कि शायद ज़िंदगी ने मेरे साथ जितना अन्याय किया था उतना ही खूबसूरत जवाब भी मुझे दे दिया था। उसी रात हमारे रिश्ते की शुरुआत प्यार और सम्मान के साथ हुई। अगले दिन जब मैं ताई जी के कमरे में गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, अब तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं हो बल्कि मेरी बेटी हो। मैंने उनके पैर छुए और उनकी सेवा में लग गई। समय बीतता गया और मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। आरिफ हर कदम पर मेरा साथ देता था, कभी मेरे अतीत को लेकर मुझे शर्मिंदा नहीं करता था और न ही मुझे यह महसूस होने देता था कि मैं किसी से कम हूँ। मगर मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी था, क्या फरहान सच में अपनी गलती समझ गया था या वह किसी नए मौके की तलाश में था? मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे मन में अब भी डर था कि कहीं वह मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई परेशानी खड़ी न कर दे। मगर आरिफ हर वक्त मेरे साथ था और उसकी वजह से मुझे धीरे धीरे अपने डर से बाहर निकलने का हौसला मिलने लगा। एक दिन ताऊजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हें अपने अतीत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने जो ज़िंदगी देखी वह तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हारे पिता ने तुम्हें हमेशा इज्जत और प्यार के साथ पाला था। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिस सच को लेकर मैं पूरी ज़िंदगी डरती रही, वही सच अब मेरे लिए बोझ नहीं रहा। आरिफ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सायरा, तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो और तुम्हारे अतीत की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई कमी नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल का बहुत सुकून मिला। कुछ दिनों बाद फरहान वापस आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं थी। उसने ताऊजी के सामने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सायरा के साथ गलत व्यवहार किया और उसके अतीत को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। ताऊजी ने कहा, गलती की माफ़ी मिल सकती है, लेकिन अपनी सोच बदलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फरहान ने मेरी तरफ देखकर कहा, सायरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन जो हुआ उसे भूलने में मुझे वक्त लगेगा। उसने सिर झुका लिया और फिर चला गया। इसके बाद उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। वक्त गुजरता गया और मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरने लगी। ताई जी की तबीयत भी पहले से बेहतर रहने लगी और मैं उनकी बेटे की तरह ख्याल रखने लगी। ताऊ जी मुझे अपनी बेटी मानते थे और आरिफ हर कदम पर मेरा साथ देता था। एक दिन मुझे अपने पिता की पुरानी चिट्ठी मिली।
उसमें लिखा था, बेटी लोग तुम्हें तुम्हारी माँ के नाम से पहचाने तो परेशान मत होना, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अपने कर्म है। उस चिट्ठी को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आरिफ को वह चिट्ठी दिखाई। उसने कहा, तुम्हारे पिता सही कहते थे और मैं भी यही मानता हूँ। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे लगा जैसे मेरे पिता का दिया वो भरोसा आज सच हो गया हो। कुछ समय बाद हमारे घर में एक नई खुशी आने वाली थी। ये खबर सुनकर ताऊ जी, ताई जी और आरिफ सभी बहुत खुश हुए। मैंने आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद किया और मन ही मन कहा, माँ तुम्हारी ज़िंदगी चाहे जैसी रही हो, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी माँ रहोगी। और आज मैं तुम्हारी बेटी होने पर शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि किसी इंसान का अतीत उसकी पूरी पहचान नहीं होता। आज मैं आरिफ के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। उसने मेरे अतीत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय मेरे भविष्य को सुरक्षित बनाया, और यही मेरे लिए सच्ची मोहब्बत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी सायरा और आरिफ के नाम। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कहानी लिखवाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी।